नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांद कुबा और इस वीडियो में हमने देखना है जो हमारे प्रियम्बल में दिए गए हुए इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन को। ये हमारी सेकंड वीडियो है। हमने यहाँ पर देखना है सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? देखिए, सेक्युलरिज्म जो है एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और वेस्ट में जो सेक्युलरिज्म का मतलब है वो है रिलीजियस न्यूट्रलिज्म। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है दैट इज़ यूएस। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो रिलीजन है, गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में ज़ीरो इंटरेक्शन है या ज़ीरो रिलेशन है। इसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म यूएस में। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में जो हमने सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट लिया है वो गांधी जी से इंस्पायर होकर गांधीयन पर्सपेक्टिव लिया है। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि देयर शुड बी को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी कि सर्वधर्म समभाव, सब धर्म एक से हैं और सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का धर्म के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन होगा। पॉजिटिव रिलेशन कैसे? वो इस तरह से कि सरकार हर धर्म की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन्स हों चाहे वो मेजॉरिटी रिलीजन्स हों, हर एक धर्म की अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार किसी ना किसी तरीके से हेल्प करती है। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं उनको सरकार अब तक सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। इसी तरह से जो पंजाब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर भी सरकार जो है टैक्स की फॉर्म में रिबेट देती है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर जो है सरकार अपने ट्रस्ट की थ्रू वहाँ पर मैनेजमेंट को देखती है सो दैट वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। सो आप देख पा रहे होंगे कि एक पैटर्न है कि जहाँ पर सरकार हर एक धर्म की पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल धर्म और सरकार को अलग अलग देखा जाता है। इंडिया में सेक्युलरिज्म की एक लीगल डायमेंशन भी है। वो लीगल डायमेंशन क्या है? तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 15 जो है वो इट प्रोहिबिट्स आवर गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। राइट, ये हमारी सरकार को कहता है कि धर्म के नाम पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जब सरकार को कोई जॉब प्रोवाइड करना होगा या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी होगी तब सरकार धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 25 से 28 जो है वो हमारे को रिलीजियस फ्रीडम देते हैं पर्सनल लेवल पर। हमें वो फ्रीडम देते हैं कि हम अपने धर्म को प्रैक्टिस प्रीच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने धर्म को प्रीच करने के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह भी खोल सकते हैं और इसके साथ साथ वो इंश्योर करते हैं कि सरकार धर्म के नाम पर हमसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दैट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो होती है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक है डेमोस दैट इज़ पीपल, क्रेशिया मीन्स रूल। इसका मतलब है रूल ऑफ पीपल। अब डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार में जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है वो कैसे होगी? सरकार में जो डेमोक्रेसी होगी दैट इज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल इन रेगुलर इलेक्शन। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी चीज़ मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। राइट, सो ये दोनों चीज़ों का हमने वहाँ पर ध्यान रखना है। राइट, इसके साथ साथ हम देखते हैं डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में डेमोक्रेसी कैसे होगी? जिस सोसाइटी में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर उसका मतलब होगा कि वहाँ पर जस्टिस है, वहाँ पर इक्वालिटी है, वहाँ पर जो जनता है उनको हर तरह के राइट्स दिए गए हैं। राइट, टू मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर। पहला जो मॉडल होता है दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? वो होता है जी इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल और प्लेबिसिट के द्वारा। इसमें होता क्या है? दरअसल इसमें जो जनता होती है वो डायरेक्ट कानून बनाती है और डायरेक्ट जो पार्लियामेंट के काम है उसमें हिस्सा लेती है। इनिशिएटिव का क्या मतलब है? इनिशिएटिव का मतलब ये है कि पब्लिक के द्वारा किसी कानून की शुरुआत होनी। मान लीजिए मैं पब्लिक हूँ तो मैं अपने तरफ से एक कानून का ड्राफ्ट बनाकर अपनी पार्लियामेंट को भेज देता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि इस ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। रेफरेंडम का क्या मतलब है? रेफरेंडम का मतलब है कि गवर्नमेंट कोई ड्राफ्ट बनाकर
यानी कि पार्लियामेंट कोई ड्राफ्ट बनाकर पब्लिक के बीच में भेजती है और उसके ऊपर पब्लिक वोट करती है। ठीक है जी, वोट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है। रिकॉल का क्या मतलब है? रिकॉल का मतलब है कि हमने जो अपने चुनकर रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं, चाहे वो एमपीज़ हैं या फिर एमएलएज हैं, हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम जब हमारा मन करे हम उनको वापस बुला लें। मान लीजिए हमने किसी एमपी को चुनकर भेज दिया, हमें लगता है कि वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो अगर हमारे पास रिकॉल का अधिकार है या रिकॉल का अधिकार है तो हम उस एमपी को वापस बुला सकते हैं। प्लेबिसिट का क्या मतलब है? प्लेबिसिट में भी वोट होता है, लेकिन जैसे हमने देखा था रेफरेंडम में वोट होता है एक लॉ के ऊपर, प्लेबिसिट में वोट होता है एक पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर, राइट। इसके बाद आ जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। इंडिया के केस में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो एमपीज़ हों चाहे एमएलएज हों, उनको चुन के भेजते हैं और वो हमारे बेसिस पे जाकर कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। इंडिया के केस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो फीजिबल नहीं है। क्यों? पहली बात तो इसलिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ से ज़्यादा की जनता है। आज हम एक कानून को बनाने के लिए हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो 545 हमारे लोकसभा के एमपी हैं वो ही नहीं सहमति लेकर आ पाते, उनको ही इतना टाइम लग जाता है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर 130 करोड़ से ज़्यादा की जनता को अगर कोई कानून बनाना है तो वो कितना टफ होगा। दूसरी बात ये कि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत विशाल है और जो लैक ऑफ अवेयरनेस है वो भी इक्वली विशाल है, राइट। लोगों के पास लीगल नॉलेज की कमी है, लोगों के पास एजुकेशन की भी अभी कमी है, राइट। लिटरेसी भी हम 100% तक नहीं दे पाए हैं। सो इन कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सो इंडिया के लिए हम सजेस्ट क्या करते हैं? इंडिया के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो आम जनता है वो लोकल लेवल पर, चाहे वो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर रहकर जो काम हो रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले और उसमें अपनी पार्टिसिपेशन दिखाए, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड हमने पढ़ना है दैट इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक होता क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इंडिया में 2 हेड्स हैं। एक हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं रियल हेड। जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ये होते हैं जी प्रेसिडेंट, ये होते हैं प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो होते हैं पीएम, राइट। अब जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट चयनित हों या इलेक्टेड हों वहाँ पर हम बोलते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मेरा सवाल ये है कि क्या यूके के केस में भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो यूके के केस में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे मोनार्की है। मोनार्की क्यों? देखिए, मोनार्की इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो क्वीन है वो उनको चुना नहीं जाता है, वो जनरेशन्स द्वारा वहाँ पर है। मतलब कि उनकी क्वीन आज क्वीन है, इससे पहले क्वीन की पहले की जनरेशन थी, इसके बाद क्वीन की नेक्स्ट जनरेशन होगी, राइट। डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, डेमोक्रेसी वहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वहाँ पर भी चुनी जाती है, इंडिया में भी चुनी जाती है। लेकिन इंडिया में और यूके में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? वो यहाँ इंडिया जो है वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूके में मोनार्की है। एस्पिरेशंस की अब हम बात करेंगे। एस्पिरेशंस अभी हमने बताया था कि एस्पिरेशन वो वैल्यूज़ हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी एबिलिटी बढ़ती जाएगी, हमारे देश के पास रिसोर्सेज होंगे, हमारे देश के पास उतनी एजुकेशन होगी, सोशल रिसोर्सेज होंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे, हम इन एस्पिरेशंस को अचीव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो एस्पिरेशन है दैट इज़ जस्टिस यानी कि न्याय। हम चाहते हैं कि हमारे देश में सोशल जस्टिस भी हो, इकोनॉमिक जस्टिस भी हो और पॉलिटिकल जस्टिस भी हो। सोशल जस्टिस को हमने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हमारे जो देश में DPSPs हम लेकर आए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके द्वारा हम अचीव करना चाहते हैं सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए हम मानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट्स के द्वारा अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट इज़ लिबर्टी। अब लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ,
फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखें, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम होना चाहिए सोचने का, फ्रीडम होना चाहिए एक्सप्रेस करने का, यानी कि अभिव्यक्ति का भी फ्रीडम होना चाहिए, बिलीफ और फेथ का फ्रीडम होना चाहिए, और वर्शिप का। अब बिलीफ और फेथ दो वर्ड हैं, दोनों एक से लगते हैं, पर ये दोनों में डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, जिसके पीछे होगा लॉजिक, राइट। आई बिलीव कि 2 + 2 4 होते हैं, बिकॉज वो एक लॉजिकल सी चीज़ है, मैथमेटिक्स की चीज़ है। बट फेथ में लॉजिक नहीं होता, फेथ में लॉजिक नहीं होता। आई हैव फेथ इन माई गॉड, वहाँ पर मैंने गॉड को देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं है, बट स्टिल मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है मेरे भगवान में, सो दिस इज़ फेथ। और वर्शिप का क्या मतलब है? वर्शिप का मतलब है मैं जिस भी भगवान को या जिस भी देवता को मानता हूँ उसकी पूजा अर्चना कर सकूँ, राइट। नेक्स्ट एस्पिरेशन जो है वो है इक्वलिटी। हम चाहते हैं कि बराबरी आए हमारे लोगों में, हमारी जनता में। इक्वलिटी होनी कैसी चाहिए? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया? इसको अचीव करने के लिए हम लेकर आए अपने देश में रिजर्वेशन का सिस्टम। रिजर्वेशन का सिस्टम, जो क्लासेस या जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनके लिए हमने रिजर्वेशन दी, और हमने एक कोशिश की कि वो जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको इतना अपलिफ्ट किया जा सके कि जो हमारे सशक्त सेक्शंस हैं या जो हमारे प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं उनके बराबर लाके खड़ा किया जा सके, ताकि वो दोनों इक्वली compete कर सकें। नेक्स्ट जो हमने आखिरी प्रिंसिपल पढ़ना है दैट इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम कहते हैं कि इंडिया में एक कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, राइट। इंडिया में एक कंसेप्ट है कि वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है कि सारा संसार या सारा विश्व एक परिवार है, और यही प्रिंसिपल हमने अपने संविधान में भी लिखा है। हमारा विश्वास है कि कोई भी देश जो है दूसरे देश से ईर्ष्या ना रखे और सब देश प्यार से रहें और पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह रहे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच।